हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 5 का जो पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटी। देखिए 11th क्लास के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। कई बच्चे बहुत घबराते हैं उस चैप्टर से, कई बच्चे स्किप कर देते हैं कि भैया ये अपने बस की बात नहीं है, इसको छोड़ दो। लेकिन उन बच्चों को फिर 12th में उनको पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जो 13 चैप्टर जो 11th क्लास का लिमिट एंड डेरिवेटिव वो स्किप कर देते हैं। तो भाई डेरिवेटिव की आगे बात करी हमने 12th क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन मैं अपने चैनल पर पूरा अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिफरेंशिएशन अपना कंप्लीट है। अब जो 11th क्लास के अंदर हमने लिमिट पढ़ा, लिमिट के आगे की बात होगी अब किसमें, कॉन्टिन्यूटी के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, और फिर उसके एक आध थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देखेंगे, और फिर जो इसकी एक्सरसाइज है 5.1 वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूटी नाम की चीज़ है क्या। ठीक है, तो समझते हैं इसको, कॉन्टिन्यूटी को। देखो भाई, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया f(x = x), ठीक है ना, और f(x) को आपको पता है y भी बोलते हैं, तो आप इसको y = x भी बोल सकते हो। ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है ना, 11th क्लास के अंदर हमने सीखा था कि इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इंडियन टीवी सीरियल की तरह, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है ना, बिल्कुल सीधा सीधा ये चलता रहेगा, जब तक आप बनाना चाहो इसको बना सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये ग्राफ दूँ और मैं आपको बोलूं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो आप कहोगे ये कॉन्टिन्यूअस है। देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो चलता रहे, जिसमें कभी ब्रेक ना लगे, कभी वो टूटे ना। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि मैथ से हट करके अगर बात करूं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ जो आप बना सको बिना पेन उठाए। समझ रहे हो, आपने मान लो कहीं से भी आप बनाना स्टार्ट करो, बनाते रहोगे बनाते रहोगे बनाते रहोगे बनाते रहोगे, पॉइंट्स जुड़ते रहेंगे और ये बनता रहेगा। इस तरीके के मान लो कोई ग्राफ आ जाते हैं, मान लो ऐसे चल रहा था, अब मान लो ऐसे चल रहा है। अब आप कहोगे ये कौन सा ग्राफ है, भाई होते हैं अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग ग्राफ होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, ये ग्राफ भी एग्जिस्ट करता है। अभी हम आने वाले क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, इस टाइप के ग्राफ भी एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं क्या आप ये वाला ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हो, तो आप यहाँ से आ रहे हो, लेकिन अब आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पेन को उठा करके अब यहाँ पर रख के उसके बाद आपको चलना पड़ेगा। तो आप कहोगे नहीं सर ये तो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आप समझे कॉन्टिन्यूटी का सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझे आप। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे, जिसमें कोई ब्रेक ना हो, कोई भी हमें जंप ना लगानी पड़े। ठीक है ना, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको ब्रेक आ गया है, जंप लगानी पड़ रही है, तो ऐसा फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, वो डिसकॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप ग्राफ बना पाओ तो आपको देखकर पता लगाना आसान हो जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना अपने बस की बात 12th में नहीं है। ये टॉपिक है बीटेक जो करते हैं, उसमें एक टॉपिक आता है कर्व स्केचिंग। ठीक है ना, उसमें हम कर्व्स को जो है स्केच करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस है नहीं। लेकिन अभी हमको ये सब नहीं सीखना भैया, आगे की बातें हैं, 12th पे ध्यान दो पहले। ठीक है, ये सब अभी छोड़ो। तो हम इन शॉर्ट हम ग्राफ हर फंक्शन का नहीं बना सकते, तो क्या करें, तो भैया एक थ्योरेटिकल अप्रोच भी है हमारे पास। एक थ्योरेटिकल अप्रोच है जिससे हम पता लगाते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम एक दो एग्जाम्पल और पकड़ते हैं जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। मान लो एक फंक्शन है, जब x इसमें पकड़ लेते हैं, जब x > 0 है तो इसकी वैल्यू मान लो 2 है, और जब x <= 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है। मतलब कि जब फंक्शन क्या है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए उसका आंसर क्या है, 1। और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए उसका आंसर क्या है, 2। चलो इसको हम बना के दिखाते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो 0 पॉइंट मेरा ये रहा,
तो 0 से कम के लिए आंसर मान लो 1 यहाँ पर है, इसको डार्क कर दो, तो ये मेरा बन गया, ये मान लो 1 है। मैंने क्या बोला, 0 से 0 या 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इसका आंसर 1 है। यहाँ तक क्लियर है। अब 0 से बड़ी, जो 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं उसके लिए मेरा आंसर 2 है। ये ऐसे चलता रहेगा। मान लो ये 2 है, समझ रहे हो आप। अब आप कहोगे यहाँ पे डार्क क्यों करा, यहाँ पे डार्क क्यों नहीं करा। देखो जहाँ पर इक्वल होता है, ये सब हमने 11th क्लास के अंदर लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है वहाँ पर सीखा हुआ है, सेट्स में भी सीखा हुआ है। जहाँ पर इक्वल आता है वहाँ पे डार्क करना होता है, जहाँ पर इक्वल नहीं आता वहाँ पे डार्क नहीं होता। तो x इक्वल टू 0 और 0 से कम के लिए इसकी वैल्यू 1 है और 0 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू 2 है। बन गया ग्राफ। अब आप देख कर बताओ मुझे, क्या आप इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हो। आप ऐसे आ रहे हो यहाँ पर आए, अब लेकिन आपको इस लाइन पर मूव करना है, तो भैया आपको पेन उठा के फिर चलना पड़ेगा। यानी देखकर मेरे को तुरंत पता चल गया कि ये फंक्शन भैया कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, देख के पता चल गया। लेकिन कैसे, इसकी थोड़ी कंडीशन जानते हैं हम। अब देखो होता क्या है, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ आ रहा हूँ, समझ रहे हो आप, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो कह सकता हूँ हर बार फंक्शन की वैल्यू 1 है। भाई 0 के अगर आसपास आपको लेफ्ट में 0 के आसपास मान लो -1 पर चेक करनी है, वैल्यू 1 है, -2 पर 1 है, -0.5 पर 1 है, -5 पर 1 है। हर जगह सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब 0 से जितने भी इधर पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं, उन सब पर फंक्शन का आंसर 1 है। यानी कि जैसे जैसे मैं 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, तो कह सकता हूँ उसका आंसर 1 है। यानी कि इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो इसका आंसर क्या है, हर बार 2। मतलब 0 से बड़े की वैल्यूज़ के लिए इसका आंसर 2 है। तो ये होता है हमारा LHL और ये होता है हमारा RHL, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन, ये लिखने का तरीका होता है। लेकिन आप देख रहे हो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में जो पॉइंट्स हैं उन पर इसका आंसर 1 है, 0 के राइट पर जो पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन का आंसर 2 है। यानी कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है भी नहीं। भाई देख के पता चल रहा है ना मेरे को कि फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यानी कि यहाँ से मैंने क्या कंडीशन निकाली कि अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुई तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। और चलते हैं आगे, बात करते हैं। अब जैसे मान लो आपने एक पॉइंट लिया, फिर से एक फंक्शन लिया, मान लो जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन है 1, जब x इक्वल टू 0 है तो मान लो फंक्शन है 2। अब इसका ज़रा ग्राफ बनाते हैं। 0 पर ये मान लो हमारा 1 है। जब बोल रहा है जब 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो 0 की, या तो x की नेगेटिव वैल्यूज़ है या x की पॉजिटिव वैल्यू है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं, समझ रहे हो। जब उसने बोला x 0 नहीं है, मतलब या तो x नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यही तो मतलब होगा इसका। तो इसका आंसर क्या है, 1। मतलब x की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इसका आंसर 1 है, x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए इसका आंसर 1 है। तो यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर जाऊं तब भी इसका आंसर 1 है, राइट हैंड साइड पर जाऊं तब भी इसका आंसर 1 है। लेकिन जब इसकी वैल्यू 0 है तो इसका आंसर 2 है, समझ रहे हो। जब 0 पुट करता हूं, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं तो वो 2 आ रही है। अब आप देखो क्या आप इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हो। यहाँ पर आए 0 पर हुआ, आपको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर इस लाइन पर कॉन्टिन्यूअस करो, तो पेन तो उठाना, मतलब ये भी ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसमें देखो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर जब मैं आ रहा हूँ हर बार आंसर 1 है, राइट हैंड साइड पर आ रहा हूँ तब भी आंसर 1 है। यानी कि 0 माइनस के लिए और 0 प्लस के लिए
हर बार आंसर तो सेम है ना, इसकी LHL RHL तो सेम है ना, लेकिन क्या दिक्कत आ गई, फंक्शन की वैल्यू जब 0 पुट करी तो वो सेम नहीं आया। ये दोनों तो 1 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये 2 आ गया। यानी कि अब यहां से एक और क्या कंडीशन निकली कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर होनी ही चाहिए। फंक्शन की वैल्यू जिस पर आप चेक कर रहे हो 0 पर, वो भी सेम होना चाहिए। समझ रहे हो आप, फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी 1 होनी चाहिए थी, तब मैं बोलता कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 पर 2 आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के साथ जो तीसरी वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो, वो भी इक्वल होना चाहिए, तभी ग्राफ होगा कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कंडीशन निकाली, फंक्शन की वैल्यू 0 पर जो है वो अलग थी। अब मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखता हूं ये सब समझाने के बाद। तो लिखेंगे सपोज, मतलब a function is said to be continuous at x equals to a if and only if। इसका मतलब क्या होता है, if and only if। एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस तभी बोलेंगे किसी पॉइंट पर जो कि उसकी डोमेन में, इन इट्स डोमेन, उसकी डोमेन में कोई भी एक पॉइंट है x इक्वल टू a, उस पर कॉन्टिन्यूअस तभी बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ, तब जब x टेंड्स टू a माइनस, यानी कि LHL इसको बोलते हैं, x टेंड्स टू a प्लस, यानी कि RHL इसको बोलते हैं, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जिस पर आप चेक कर रहे हो, उस पॉइंट पर ये तीनों अगर बराबर है तो ही फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अदरवाइज आपको क्या बोलना है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है अदरवाइज बोलना है फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, तो ये है इसकी मैथमेटिकल अप्रोच कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो, अगर ये तीनों बातें इक्वल है तभी आप बोलोगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अदरवाइज अगर ये कोई भी इक्वल नहीं आता है तो आप बोल दोगे कि फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटी का। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि मैथमेटिकल प्रूफ कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैं अपने से एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, बोल रहा है चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन 2x + 3 एट x = 1। तो उसने बोला चेक करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं एट x = 1। तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई, मुझे 1 पर चेक करना है ना, तो आप क्या लिखोगे, अगर 1 माइनस पर, देखो भाई एक बात समझ लो, कई बोलते हैं, कई टीचर इसको LIM लिखते हैं, मैं तो LT लिखता हूँ भैया, अपने पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ वैसे, तो LIM लिखो या LT लिखो, टीचर को जिसमें डिस्टर्बेंस ना हो। कई टीचर बोलते हैं नहीं जी हम तो LIM में चेक करेंगे, हम क्यों LT में चेक करें, तो कोई बात नहीं भाई, नाराज मत हो, LIM लिख देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देख लेना किस में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो। ठीक है भाई, LIM लिख लो, वैसे बेटर रहता है, हर जगह LIM ही चलता है, लेकिन मैं LT का मतलब मेरा समझ जाना कि मैं LIM ही, लिमिट ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर x = 1 पर चेक करना है तो x टेंड्स टू 1 - fx, ये LHL हो गया, और x टेंड्स टू 1 + fx, और f की वैल्यू 1 पर। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अब चक्कर ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाले कैसे, ये तो 11th में सीखा था, और 11th की यादें हो गई हैं धुंधली अब, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकाल लेते हैं। अब मुझे बताओ, फंक्शन की वैल्यू 1 पर, मतलब यहाँ पर 1 पुट कर दो, 2 × 1 + 3, मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 पर 5 है, इसको आप साइड में रख लो। फंक्शन की वैल्यू 1 पर 5 है, इसको साइड में रख लेते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं समझ लो, लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं LHL। देखो भाई, यहाँ पर क्या होता है आपको, देखो भाई, जैसे मान लो इसका ग्राफ कोई भी हो, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, x = 1 यहाँ पर है मान के चलो आप, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से बनाया ग्राफ, नहीं भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ बस। ठीक है, समझाने के लिए आपको बनाया है बस। 1 पर आपको चेक करना है, आपको क्या करना है, 1 से जो लेफ्ट साइड पर पॉइंट्स है उस पर वैल्यू चेक करनी है, मतलब लेफ्ट साइड से। ठीक है भाई, अब मान लो आपको, आप यहाँ पर वैल्यू चेक कर रहे हो,
इसके लेफ्ट में जा करके, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है, लेफ्ट में जा करके देखो भाई, फंक्शन तो 2x + 3 रहेगा, एक ही फंक्शन दिया है ना, तो 1 के लेफ्ट साइड पर फंक्शन वही रहेगा, 1 के राइट साइड पर फंक्शन वही रहेगा। क्या मतलब है इसका, ये क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर देखो हो क्या रहा था, लेफ्ट साइड के लिए वैल्यू अलग थी ना, राइट साइड के लिए अलग थी ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के लिए वैल्यू सेम है, दोनों के लिए फंक्शन ये रहेगा। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। तो जब मैं लेफ्ट साइड पे गया तो फंक्शन क्या है, 2x + 3 ना, तो फंक्शन पुट कर दिया। देखो भाई इसके बाद ना आपको थोड़ा सा चेंज करना होता है, इसमें क्या चेंज करना होता है, जो लिमिट है ना वो हटके हो जाएगी h टेंड्स टू 0, मतलब जो भी यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है जिस पर आप चेक कर रहे हो वो लिमिट हट जाएगी और उसकी जगह पर आ जाएगा h टेंड्स टू 0। अब आप कहोगे ये h भला क्या है, देखो भाई होता क्या है, इसको थोड़ा मैं जूम करके बनाता हूँ तब आपको बेटर समझ में आएगा। मान लो ये x = 1 है, आपने यहाँ पर मान लो इसकी वैल्यू चेक करनी है थोड़ा सा लेफ्ट में जा करके, तो मैंने मान लिया मैं h पीछे आ गया, समझ रहे हो, ये बहुत ही कम क्वांटिटी है, ये h की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, h की वैल्यू बहुत छोटी है, मान लो 0.001 0.00021, मैं इसके इतना पीछे आकर के वैल्यू चेक कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो होती है। तो 1 पर वैसे आपको चेक करना है, लेकिन 1- का मतलब है कि आप लेफ्ट में जा कर के चेक कर रहे हो। अब 1 से आप थोड़ा सा पीछे चले गए, यहाँ पर आ गए, तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट 1 - h होगा कि नहीं, ध्यान से समझ लो, ये पूरा है 1, ठीक है ना, h आप पीछे आ गए तो ये वाला पॉइंट, ये वाला है h, तो 1 में से h माइनस करोगे तो ये वाला पॉइंट, तभी तो 1 - h आएगा। समझ में आया आपको, और जूम करूँ क्या, नहीं और जूम नहीं, ठीक है। देखो भाई ये पूरा 1 है, ये h है, तो 1 में से h माइनस करूंगा तो ये वाला पॉइंट 1 - h ही तो हुआ, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1 - h। तो चेंजेस क्या क्या होते हैं, और ये h को अप्रोक्सीमेटली हम 0 मानते हैं, इसलिए बोलते हैं h टेंड्स टू 0, h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, चेंजेस क्या क्या करने हैं, ये लिमिट हट जाएगी। अब आप 1 के लेफ्ट में जा रहे हो ना, तो लेफ्ट में जाने के बाद ये लिमिट हट के लिखना है आपको h टेंड्स टू 0, और जहां पर लिखा हुआ है x, जहां पर लिखा हुआ है x वहां पर पुट करना है आपको 1 - h + t। ये चेंज आपको बस याद रखना है, अगर आपने ये चेंज याद रख लिया और कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला समझ लो ध्यान से, 1 पर चेक करना था ना, तो 1 के मैं पीछे गया, कितना पीछे गया, h पीछे गया, तो ये पॉइंट हो गया 1 - h। अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1 - h पर, तो जहां पर x होगा वहां पर 1 - h पुट करोगे ना, और h को हमने अप्रोक्सीमेटली क्या मानना है, 0 मानना है बस। तो लिमिट जब लगाओगे ये 0 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 3 कितना हो गया, 5, यानी कि LHL की वैल्यू आ चुकी है 5। अब RHL पे आ जाओ। RHL में क्या होता है, लिमिट, अब आप क्या कर रहे हो 1+, अब राइट हैंड साइड पर जा रहे हो, राइट हैंड साइड से फंक्शन वही रहेगा 2x + 3। अब यहाँ पर भी समझ लो जूम करके, ये मान लो x = 1 है, अब आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा इसके राइट पर जाओगे, कितना, वही h, तो भैया ये है 1, ये है h, तो ये वाला पॉइंट 1 + h नहीं हो गया, समझ में आया आपको, यहाँ तक 1 है, ये h है, तो ये पॉइंट हो गया 1 + h ना। अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1 + h पर, तो होगा क्या, ये वाली लिमिट हट जाएगी, h टेंड्स टू 0 आएगा, और x की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 + h + t। समझ रहे हो, पीछे जाओगे तो 1 - h, आगे जाओगे तो 1 + h, ठीक है ना। 1 में से कुछ घटाना है, 1 में कुछ बढ़ाना है, कितना, क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, h बढ़ाना है h घटाना है, और वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लिमिट पुट करा 0, तो ये हो गया 2 और 3 5। तो RHL पे भी इसका आंसर कितना आया, तो आप देख रहे हो फंक्शन की वैल्यू 1 पर 5, LHL 5, RHL 5, तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। ये पूरा प्रोसीजर है कॉन्टिन्यूटी चेक करने का किसी भी एक पॉइंट पर। समझ में आया आपको, कैसे LHL निकालते हैं, कैसे RHL निकालते हैं ना। अब जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, जैसे मान लो 2 पर चेक कर रहे होते तो 2 - h लिखते,
2 प्लस एच लिखते, 5 पर चेक कर रहे हो तो 5 माइनस एच लिखते, 5 प्लस एच लिखते। ये आपको बस चेंजेस आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। जब हम क्वेश्चंस करेंगे और आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। हो सकता है पहली बार में थोड़ा सा आपको लगाओ, लेकिन वीडियो को रिवाइंड करके देखो, समझो इसको, बस यही चीज़ समझनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब 2 थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सी, वो आपको याद रखनी है। जैसे कि पहला क्या है, थ्योरम नंबर 1, इफ fx and gx is continuous at x equals to a। मान लो दो फंक्शन है fx और gx, वो x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूस है, तो थ्योरम क्या बोलती है कि f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू a। मतलब उन दोनों फंक्शन का एडिशन वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, डिवीजन वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, और मल्टीप्लिकेशन वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। समझ रहे हो आप? अगर फंक्शन, दो फंक्शन है fx और gx, दोनों ही x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूस है, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो सारे भी कॉन्टिन्यूस होंगे एट x इक्वल्स टू a। जैसे मान लो एक फंक्शन है sin x और दूसरा फंक्शन है मान लो cos x। इसका ग्राफ बनता है sin x का इस तरीके से, आप बनाते रहोगे बिना पेन उठाए, चलता रहता है, और cos x का भी ऐसे चलता रहता है हमेशा बिना पेन उठाए, ठीक है भाई। ये भी कॉन्टिन्यूस है हर जगह, ये भी कॉन्टिन्यूस है हर जगह। तो जब आप इसको प्लस करोगे यानी कि sin x प्लस cos x, या फिर माइनस करोगे, या फिर मल्टीप्लाई करोगे, या फिर डिवाइड करोगे, साइन बाय कॉस करोगे, ये होता है टैन। ये भी हर जगह क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है भाई। तो अगर साइन कॉन्टिन्यूस है, कॉस कॉन्टिन्यूस है, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब कॉन्टिन्यूस होंगे। डिवीजन में आपको ये बात याद रखनी है, cos x कहीं कहीं पर 0 हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ जाएगा, यानी फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो गया। फंक्शन क्या हो जाएगा उस केस में, नॉट डिफाइंड। तो सिर्फ फंक्शन वहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा जहां पर cos 0 हो रहा है। जहां जहां पर cos की वैल्यू 0 होती रहेंगी, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वहां पर वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। बस इसमें ये बात ध्यान रखनी है। तो थ्योरम से हमने सीखा क्या, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी कॉन्टिन्यूस होता है। और नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिट फंक्शन। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब देखो भाई, मान लो एक फंक्शन है sin x और दूसरा फंक्शन है मान लो x²। आपको निकालना है फॉग। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, रिलेशन फंक्शन के अंदर पढ़ा है ये हमने। फॉग का मतलब होता है f ऑफ gx, f ऑफ gx। देखो भाई यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होगा। अगर मैं बोलूँ f1 निकालो तो आप क्या कहोगे, sin 1। अगर मैं बोलूँ ft निकालो तो आप क्या कहोगे, sin t। अगर मैं बोलूँ fn निकालो तो आप क्या कहोगे, sin n। यानी कि x की वैल्यू जो आप रखते चले जाओगे वो यहाँ पर पुट होगी ना। तो अब अंदर अगर आप f की जगह gx रख रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin gx आ जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं भाई। यहाँ पे 1 रखा 1 आ गया, 2 रखा 2 आ गया, 5 रखा 5 आ गया, t रखा t आ गया, n रखा n आ गया, तो gx रखूंगा तो gx ही तो आएगा। और gx है क्या, sin x² है कि नहीं। तो ये बन गया मेरा कॉम्पोजिट फंक्शन, मान लिया मैंने इसको। ये वैसे तो फॉग है, ये फॉग है, लेकिन मैंने फॉग को क्या मान लिया, एक नया फंक्शन मान लिया hx। अब थ्योरम क्या बोलती है, इफ g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। ये जो g फंक्शन है अगर ये किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, एंड f इज कॉन्टिन्यूअस एट g a। और फंक्शन जो है ना, मतलब यहाँ पर जैसे आपने वैल्यू रखी, मान लो 1 रखी, तो g1 1 आ गया कि नहीं। तो अगर ये किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ sin 1, ठीक है ना। क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझो बात को। अगर g कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर
और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पर जो g की वैल्यू है उस पर, जैसे 1 पर g की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1 पर फिर फंक्शन में पुट करना है, ये वाली वैल्यू फंक्शन में पुट करनी है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। देन लिखेंगे फॉग इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू। तो जो फॉग फंक्शन बन रहा है, जो उनके कंपोजिशन से फंक्शन बन रहा है, वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं बात समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लो। g फंक्शन क्या है, पैराबोला है ना, पैराबोला x की सारी वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूअस होता है, ये फंक्शन कभी ब्रेक नहीं होता, चलता रहेगा पैराबोला, ठीक है भाई। और fx भी हर वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, ये भी हर वैल्यू पर क्या होता है, x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब हर वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यूज भी तो आ गई, सारी की सारी नहीं आई भाई। मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है x की हर वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर पुट करते जाओ, वैल्यू आती रहेगी, कॉन्टिन्यूटी बनता रहेगा। अब वैल्यूज जो यहाँ पर आ रही है वो यहाँ से आ रही है ना, मतलब जैसे मान लो आपने 2 पुट करा 4 आया, फिर 4 पे चेक करा, 5 पुट करा 25 आया, 25 पे चेक करा, यही तो बोल रहा हूँ। अगर g जो है किसी a फंक्शन पर कॉन्टिन्यूअस है और f कॉन्टिन्यूअस है, जो g की वैल्यू है उस पॉइंट पर, g की वैल्यू है उस पॉइंट पर, ठीक है ना, g कॉन्टिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर और f कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पर जो g की वैल्यू है उस पर, तो फॉग भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, अपना साथ बनाए रखें। वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।